अभिषेक यादव और आप देख रहे हैं V3Y द साइंस ब्रिगेड। और आज हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। बैंड क्या होता है? बैंड का मतलब होता है रेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब भाई एटम तो पढ़ रखा है हमने कि जो होता है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल रखता है। वो एटॉमिक थ्योरी तो यही कहती है कि हर इलेक्ट्रॉन जो का वो ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा सच दैट कि वो ना तो एनर्जी रेडिएट करेगा यानी कि ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ही लूज करेगा। इसका एक ही मतलब है, मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है उस समय उसकी जो एनर्जी होगी वो डिस्क्रीट होगी और साथ ही साथ यूनिक होगी। तभी तो कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH/2π के बराबर होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एनर्जी डिस्क्रीट होगी, बट जब क्रिस्टल फॉर्म होता है तो एनर्जी डिस्क्रीट ना होकर बल्कि कॉन्टिन्यूअस बन जाती है। कॉन्टिन्यूअस कैसे बन जाती है वो देखने वाली बात है। तो पहले समझ लेते हैं कॉन्टिन्यूअस बनती कैसे। ठीक है, सो आप जानते हैं कि एटम जो होता है वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहे होंगे, बट जब क्रिस्टल आता है तो क्रिस्टल जो बनता है वो बेसिस के कलेक्शन से बनता है। और बेसिस अपने आप में ही या तो सिंगल एटम हो सकता है या तो ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, यानी कि एटम की ग्रुपिंग तो होनी ही होनी है क्रिस्टल के फॉर्मेशन में। अगर इवन बेसिस अगर सिंगल एटम भी है तो भी क्या होगा, बहुत सारी बेसिस मिलकर के क्रिस्टल बनाएंगे तो वहां पर भी आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स आएगा ही आएगा। क्लियर? अब देखिए होता क्या है, मैं जैसे एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मान के लीजिए होता ही है, आपके पास एक एटम था, न्यूक्लियस है जिसके आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन है। मान लेते हैं लिथियम का क्रिस्टल है। ठीक है, अब मानिए दूसरा भी क्रिस्टल आ रहा है लिथियम का, ये भी मुझे एग्जैक्ट उसी शेप का बनाना पड़ेगा क्योंकि एटॉमिक रेडियस का चेंज नहीं होना चाहिए वरना पीरियोडिक टेबल वाले सवाल उठा देंगे। ठीक है, ये हमारा है न्यूक्लियस और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे में 1। ठीक है, अब हो क्या रहा है, ये दोनों लिथियम के एटम्स हैं। ठीक है, हुआ ये कि भाई आपने पढ़ रखा है कि क्रिस्टल बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस एंड बेसिस। बेसिस जब लैटिस पे बेसिस जब लैटिस पॉइंट्स पे जब क्या करती है प्लेस करती हैं तो जो बनता है उसे क्रिस्टल कहते हैं। तो सबसे पहली बात, उनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है या कहते हैं जो एक्शन लेंथ होती है वो समथिंग एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है, यानी कि इतने छोटे से डिस्टेंस में इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। अट्रैक्टिव फोर्स कैसे लगता है भाई, ये भी मेटल है, तो आंसर ये है कि अट्रैक्टिव फोर्स लगने का कारण ये है कि इसका न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज है, वो इसके इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। ठीक है, सेम केस यहां से भी होता है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव वाला। तो ये दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बट फिर ये इसके पास घुस क्यों जाता, तो रीजन ये है कि जब इधर जा रहा होता है तो इसके रास्ते में नेगेटिविटी चार्ज इलेक्ट्रॉन पड़ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या लगने लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगने लगेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक डिस्टेंस के आने के बाद अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम कर जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक रेंज बन जाएगी एनर्जी की जहां पर काम करेगा। देखिए पहले इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी जो कि पोटेंशियल एनर्जी आप कह सकते हैं या काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर इसके सर्कुलर मोशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप बात कर रहे हैं कि भैया यहाँ पर इसके पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि V मस्ट बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R W अपॉन Q ओवर R। ठीक है, ये पोटेंशियल अप्लाई करता है ये चार्ज इस पर, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। अब एक खास बात जो कि यहाँ पर नोट करने वाली है कि एनर्जी की यूनिट्स इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं हम लोग। ठीक है, सो हमारे पास एक डेफिनेशन ये है कि यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है, यूनिट ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनिक्स यानी जहां पर भी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एक यूनिट है, जैसे आप लेंथ नापते हैं
मीटर नापते हैं, आप करंट नापते हैं एम्पियर में नापते हैं, आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नापते हैं मोल्स में नापते हैं, आप मास नापते हैं किलोग्राम में नापते हैं, आप फोर्स आप वेट नापते हैं न्यूटन में नापते हैं। उसी तरह से जो एनर्जी है वो मैकेनिक्स में तो हम नापते हैं जूल्स में, ठीक है। 1 जूल इज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, 1 जूल इक्वल्स टू 4 पॉइंट कुछ होता समथिंग, ठीक है। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल्स, करेक्ट। वैसे ही यहाँ पर जो एनर्जी नापते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं। तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन ये है कि द इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी as the kinetic energy gained by an electron by a charged particle when it is accelerated through the potential difference of 1 volt। यानी कि अगर एक चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन बीच में रखा हुआ है, अगर आप उसके आसपास 1 वोल्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड 1 वोल्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कह रहे हैं? तो आंसर ये है कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन है, E इक्वल्स टू माइनस dV/dx, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वोल्ट में भी नाप सकते हैं, वोल्ट पर यूनिट लेंथ, या यूँ कह सकते हैं अगर मैं यूनिट लेंथ की बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स यूनिट लेंथ की बात कर रहा हूँ, इसी के लिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में तो बोला है, ठीक है। तो अगर मैं 1 वोल्ट यानी कि पर मीटर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूँ इसी इलेक्ट्रॉन के आसपास, उस समय जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी, इसी काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होगी, करेक्ट। अच्छा, लेकिन पहले काम कौन कर रहा था? पहले काम कर रहा था केवल और केवल न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन, जिसकी वजह से उसकी टोटल एनर्जी होगी वो समथिंग हैमिल्टोनियन कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग टोटल एनर्जी बोलते हैं, वो होती है। तो H या हैमिल्टोनियन मस्ट बी इक्वल टू T प्लस V। T आपका काइनेटिक एनर्जी है, V आपका पोटेंशियल एनर्जी है, मैकेनिक्स में ऐसे हम लोग लिखते हैं। अच्छा, तो T से हम काइनेटिक क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, उसका आंसर आप बताएंगे क्यों करते हैं, ठीक है। ओके, तो H इक्वल टू T प्लस V करते हैं, और अब इस T प्लस V में एक एडिशनल रिलेशन आ जा रहा है जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, और ये डेल्टा वो सारे एनर्जी चेंजेस का कलेक्शन है जो कि इस इलेक्ट्रॉन पर या इस इलेक्ट्रॉन पर इसके नेबर की वजह से लग रहा है। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पर कितनी तरह की एनर्जीज का फ्लो हो रहा है? तो है एक न्यूक्लियस लगा रहा है अट्रैक्टिव फोर्स, दूसरा क्या लग रहा है? दूसरा इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट नहीं हुई, अब क्या हो गई? कॉन्टिन्यूस हो गई। और इस रेंज ऑफ एनर्जीज को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड बोलते हैं, या फिर केवल बैंड बोलते हैं, ठीक है। तो एनर्जी बैंड कॉन्सेप्ट ये है, तो आप लिखते हैं एनर्जी बैंड। देखिए एनर्जी बैंड, the range of energy, the range of energy possessed by, possessed मतलब धारण करना, possessed by an electron या ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ड्यूरिंग द formation of crystal is called एनर्जी बैंड, ठीक है। तो एनर्जी बैंड की डेफिनेशन ये है कि वो रेंज ऑफ एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन के पास होगी जब इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल बनाने जा रहा होगा, उस समय जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? एनर्जी बैंड कहेंगे। अब एक बात ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर होगा तो उस पर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेगा कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन जो कि अंदर है, इसीलिए हम वैलेंस बैंड की बात करते हैं, पेनल्टीमेट बैंड की बात नहीं करते हैं, ये रीजन है, ठीक है। तो अब एनर्जी बैंड कितने तरह के होते हैं?
सो नेक्स्ट हेडिंग विल बी टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स। देखिए नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स। टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड्स कितने तरह के होते हैं? रेंज ऑफ एनर्जी कितने तरह की हो सकती हैं? पहला है बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीबी लिखते हैं, ठीक है, बैलेंस बैंड, ठीक है। सो बैलेंस बैंड क्या होता है? द एनर्जी, द रेंज ऑफ एनर्जी, नॉट एनर्जी, द रेंज ऑफ एनर्जी the range of energy possessed by the electron, इसको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, बट दूसरे शब्दों में लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ओके, which is present in the outermost shell। इस एनर्जी बैंड को हम वैलेंस बैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल में होगा उसमें प्रेजेंट होता है, करेक्ट। नेक्स्ट हमारा कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड की जो डेफिनेशन है वो बड़ी सिंपल है, इसको हम सीबी लिखेंगे और यहां पर ये रेंज ऑफ एनर्जी होगी जो कि विच इज प्रेजेंट इन आउटर मोशन। ये तो पूरा हट जाएगा, by the electron which is present outside of the parent atom। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की थी कि इलेक्ट्रॉनिक जो डिफेक्ट होता है उसमें अगर आप हल्का सा हीट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और एक्साइट होने के बाद थ्रू आउट द वॉल्यूम में घूम सकता है, करेक्ट। अब यही यहाँ पे बात कही गई है, अगर इलेक्ट्रॉन आउटसाइड चला गया तो उसकी भी कुछ ना कुछ रेंज ऑफ एनर्जी होगी, क्योंकि अभी उसकी एनर्जी डिस्क्रीट नहीं है, क्योंकि पहली बात आपने उसको हीट दी, कितनी हीट दी आपको नहीं पता। दूसरी बात वो हर बार एनकाउंटर करेगा, जितनी बार भी मूव करेगा कहीं ना कहीं पे पर टाइम एनकाउंटर जरूर करेगा उसके पेरेंटल कैटायन से, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा मेटल जो होगा वो एक ही एटम का बना होगा, इसलिए वो पेरेंटल कैटायन से जरूर क्या करेगा, एनकाउंटर करेगा। उस वक्त उसकी कुछ एनर्जी लॉस होगी, यानी कि वो एनर्जी भी डिस्क्रीट होगी। तो मैं कह रहा हूँ उस एनर्जी क्या कह रहा हूँ, कंडक्शन बैंड कह रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका, उसको कहते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड की खासियत है वो वैलेंस बैंड नहीं, फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन बैंड गैप। Next heading will be forbidden gap. Forbidden gap, या इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कभी कभी एनर्जी गैप भी बोलते हैं, इसलिए हम इसको इजी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। सो द रेंज ऑफ एनर्जी where electron cannot exist
classically is called एनर्जी गैप या फॉरवर्डिंग गैप। यानी कि ऐसा रेंज ऑफ एनर्जी जहां पर इलेक्ट्रॉन क्लासिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब कि जो आप लोग रूल्स पढ़ रहे थे फिजिक्स में उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता उस एनर्जी रेंज में। तो उस एनर्जी रेंज को जहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता उसको फॉरवर्डिंग यानी कि नहीं प्रेजेंट नहीं हो सकता, वो गैप है। यानी कि उस एनर्जी रेंज में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जरा इसको हम डायग्रामेटिक वे से देखते हैं और उसके बाद हम लोग क्रिस्टल को 3 भाग में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। एक होगा हमारा कंडक्टर, एक होगा इंसुलेटर और एक होगा सेमीकंडक्टर। देखते हैं, अब मजा आएगा। देखिए, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था तो ज्यादा नहीं, लेकिन अब आएगा मजा, क्योंकि अब आप विजुलाइज करेंगे। अगर आपके दिमाग में एटम की पिक्चर है तो आप बहुत इजीली विजुलाइज भी कर लेंगे और साथ ही साथ मजा जरूर आएगा, ये तो पक्की बात है। ध्यान से देखिए भाई, आपने पढ़ा है कि एटम जो होगा वो डिस्क्रीट एनर्जी लगता है इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एटम के में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका जो एनर्जी होगा वो डिस्क्रीट होगा, करेक्ट है। जब क्रिस्टल बनेगा यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनने वाला होगा उस समय इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके पास रेंज ऑफ एनर्जी होगा। यहाँ तक हमने सीखा था, करेक्ट है। अब जब सीखा था तो हमने 3 तरह के बैंड पढ़े थे, एक फॉरवर्डिंग बैंड गैप पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था वैलेंस बैंड और एक पढ़ा था कंडक्शन बैंड। तो हम यहाँ पर बैंड को आप देखते हैं एटम बहुत बड़ा है, तो अगर मैं उसका छोटा सा आर्क लूँ तो हमको वो एज अ स्ट्रेट लाइन दिखेगा। उस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा हम ब्रॉड करेंगे। ऑफ कोर्स क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो एनर्जी होगी वो एक डिस्क्रीट ना होकर के बल्कि लेवल ऑफ एनर्जी होता है, जिसमें एसपीडीएफ वगैरह आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ के आए हैं। ठीक है, उसी का इस्तेमाल करते मैं बता रहा हूँ कि ये जो वैलेंस बैंड है वो एक तरह का एनर्जी रेंज है, उसका ये पीक वैल्यू है और ये बॉटम वैल्यू है। मतलब न्यूक्लियस यहाँ पर अगर है, ठीक है, तो ये इसका मिनिमम एनर्जी स्टेट है, मैक्सिमम एनर्जी स्टेट है। इसके बाद वैलेंस बैंड के यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी नहीं एग्जिस्ट कर सकती इन वैलेंस बैंड। ठीक है, अब हो ये रहा है कि दूसरा है हमारे पास कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी इतनी देनी पड़ेगी और मैक्सिमम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बैंड में ये हमारा वैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडक्शन बैंड है। ठीक है, तो ये वैलेंस बैंड है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी जितनी होगी मैक्सिमम एनर्जी जितनी उसकी है। आपको बता रखा है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है, तो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी। अब वैलेंस बैंड की एनर्जी कंडक्शन बैंड की एनर्जी से क्या होगी, हमेशा कम होगी, क्योंकि वो कम है। ठीक है, सो ये मिनिमम एनर्जी है वैलेंस बैंड की और ये मैक्सिमम एनर्जी है वैलेंस बैंड की। ठीक है, इनके बीच में ही इलेक्ट्रॉन कहीं होगा। ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि जो क्रिस्टल होता है उसमें अगर मेटालिक है तो हाफ फील्ड होता है वैलेंस बैंड, यानी कि यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ठीक है, और चूंकि कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कि हम मान सकते हैं कि वहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन थे फिर वैलेंस बैंड में आ गए। आपने बोर्ड एक्साइटेशन पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो ट्रांजिशन होता है। तो उसी के अनुसार मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो उपस्थित होंगे वो वैकेंसी होगी, जिसको हम होल्स कह रहे हैं। यानी कि कंडक्शन बैंड में 4 मेटल्स की बात कर रहा हूँ अभी कि होल्स मौजूद होते हैं और इसमें क्या मौजूद होते हैं, इसमें वैलेंस बैंड मौजूद होते हैं। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जब आप एनर्जी देते हैं, जब आप एनर्जी देंगे तो ये वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा हो गई। अगर वो एनर्जी इस रेंज से भी ज़्यादा हो गई, मतलब इस अल्टीमेट वैल्यू से ज़्यादा हो गई, तो ये उछल जाएगा। उछल जाएगा मतलब एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा तो वो कंडक्शन बैंड में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन कंडक्शन बैंड में आते समय अगर उसको ये एनर्जी गैप झेलना पड़ा, ठीक है, तो वो मेटल नहीं हो सकता। इसीलिए अब वक्त हो गया है उस क्लासिफिकेशन का। अच्छा एक मिनट, ये जो गैप है जो आप वैलेंस बैंड के टॉप और कंडक्शन बैंड के बॉटम, यानी कि वैलेंस बैंड की टॉप मोस्ट वैल्यू एनर्जी और कंडक्शन बैंड की लोवेस्ट वैल्यू के बीच का जो गैप है, इसको ही बोलते हैं एनर्जी गैप। ठीक है, अब हम बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के हिसाब से तय करेंगे कि हमारे पास मेटल्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। देखिए, तो हम एक टेबल बनाते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं।
तो एक तरफ है हमारे पास कंडक्टर, एक तरफ है इंसुलेटर, और एक है हमारे पास सेमीकंडक्टर। आजकल जो मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स या जो कुछ भी आता है, पहले भी अगर ये ना होता तो बहुत दिक्कत हो जाती। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले कंडक्टर, मैं केवल आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंडक्टर्स वाकई क्या होते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं अपने आप, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। ध्यान सुनिएगा भाई, हमने 3 तरह के बैंड पढ़े, एक कंडक्शन बैंड पढ़ा, एक वैलेंस बैंड पढ़ा और एक फॉरवर्डिंग गैप पढ़ा। करेक्ट। यहां पर कंडक्टर्स में आपके पास वैलेंस बैंड है जो कि पार्शियली फिल्ड होगा, क्योंकि अगर कंप्लीटली फिल्ड हो गया तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, ये फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो कंडक्शन बैंड होगा वो जस्ट इससे ओवरलैप कर रहा होगा, और कंडक्शन बैंड क्या होगा, वैकेंट होगा। यानी कि जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे, उसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो हीट होकर के इलेक्ट्रॉन जल्दी से यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि उसको कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी। यही कारण है कि अगर आप हल्का सा भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे मेटल में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है, यानी कि यहाँ पर इसको कोई भी एनर्जी गैप क्रॉस नहीं करना पड़ा, इसीलिए स्मॉल एनर्जी देने पर ही ये आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो आप कंडक्टर में लिखेंगे क्या, लिखेंगे अ टाइप ऑफ सॉलिड क्रिस्टल in which valence band and conduction band overlaps each other at a surface। ठीक है, इस सरफेस को कुछ कहते हैं, अभी बताएंगे क्या कहते हैं। इस सरफेस पे ओवरलैप कर गए। ठीक है, तो इस ओवरलैप के दौरान ये जो दोनों बैंड्स हैं, इन्होंने फॉरवर्डिंग गैप को ढक लिया, यानी फॉरवर्डिंग गैप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ऐसे भी कह सकते हैं। अब सॉलिड इन विच फॉरवर्डिंग गैप इज नॉट प्रेजेंट इज कॉल्ड इन कंडक्टर। तो दो पॉइंट से मिल गए हमको। पहला पॉइंट क्या मिला कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ठीक, दूसरी बात क्या मिली, फॉरवर्डिंग गैप नहीं होगा, जीरो। तीसरी बात ये, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप हल्का सा एनर्जी दीजिए, हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में दीजिए, तो ये क्या करेगा, आराम से कंडक्ट करने लगेगा। ठीक, अब देखिए इंसुलेटर, थोड़ा सा और मजेदार बनाते हैं इसको। ये है हमारा वैलेंस बैंड, ये कंप्लीटली फिल्ड होगा। फिर क्या कंप्लीटली फिल्ड होगा। और ये हमारा कंडक्शन बैंड जो कि कंप्लीटली वैकेंट होगा। ठीक है, और इनके बीच में ये लार्ज एनर्जी गैप आप देख रहे हैं, ये करीब करीब 10 से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की होता है। ठीक है, अब ये जो रेंज ऑफ एनर्जी है जिसको हम फॉरवर्डिंग गैप कह रहे हैं, ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहली बात, ये वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसको आपको एनर्जी जब दोगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी इसके बॉन्ड को तोड़ने में। इलेक्ट्रॉन आपस में कपल्ड है ना, ऑपोजिट स्पिन के कारण कपल्ड है, जिसकी वजह से स्टेबल बन पाया। अब आपने इसको एनर्जी, तो पहले इसको पेयरिंग को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। एक्साइट होने के बाद जब एक्साइट हो रहा होगा तो ये यहाँ आएगा, एक्साइट होने के बाद यहाँ आया, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फॉरवर्डिंग गैप है, क्लासिकल इट कैन नॉट बी एग्जिस्ट। तो उस हालत में आपको मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी 0 से लेकर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की थी। ऑफ कोर्स 0 पॉसिबल नहीं है, बट मान लेते हैं एक स्टैंडर्ड के लिए। तो अब अगर मान लीजिए ये 21 से शुरू हो रहा है 25 तक, ठीक है, तो आप देख रहे हैं 5 से लेकर 20 तक की जो एनर्जी है वो खाली है। यानी कि अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे, अगर आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा हुआ है, मान लो इसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपने इसको हीट किया तो इसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ गई, तो कितनी हो गई? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो ये यहाँ कहीं पे होगा, जब यहाँ कहीं पे होगा तो फिर नीचे आ जाएगा, ट्रांजिशन होगा 10⁻⁸ सेकंड बाद। आपको पता होगा जो ट्रांजिशन जो लाइफ टाइम होता है वो 10⁻⁸ सेकंड होता है। इसके बाद ये एनर्जी रेडिएट करेगा, और रेडिएट करने के बाद जो रेडिएशन मिलेगा वो हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में आपको दिखाई देगी, वो ऑब्जर्व होगी।
ठीक है, लाइट या एनर्जी दिखाई नहीं देती। ओके, सो यहाँ पे हो ये रहा है कि ये एनर्जी जो कि लिबरेट हो गई उस गैप में, अगर एनर्जी इस गैप के बीच में है तो वो एनर्जी केवल और केवल रेडिएट होगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांजिट कर जाएगा और आपको एक तरह का शाइन या कह सकते हैं लाइट, साउंड, किसी भी फॉर्म में एनर्जी लिबरेट होती दिखाई पड़ेगी, सुनाई पड़ेगी या फिर ऑब्जर्व होती दिखाई पड़ेगी। तो ऑब्जर्व इज अ बेटर वर्ड। ओके, नेक्स्ट हमारा सेमीकंडक्टर। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी इस पर बेस्ड है, पूरी। अब देखिए होता क्या है। अच्छा, एक बात और, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइडेड फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा? सबसे कम होगा क्योंकि एनर्जी गैप नहीं है। यहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि लार्ज एनर्जी गैप है बिटवीन फॉर क्या कहते हैं कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो यहाँ पर एनर्जी गैप ज्यादा है इसलिए रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा लेकिन इससे ज्यादा और इससे कम, यानी कि कंडक्टर से ज्यादा और इंसुलेटर से कम होगा क्या? एनर्जी बैंड गैप कह सकते हैं, रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पर एक तरफ था आपका वैलेंस बैंड, ठीक है, पार्शियली फिल्ड है। पार्शियली का मतलब हाफ फिल्ड है। आप सेमीकंडक्टर्स का अगर हम आपसे पूछेंगे डेफिनेशन क्या है, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन ये देंगे कि वो एटम्स जिनके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम सेमीकंडक्टर्स या फिर मेटलॉइड्स कहते हैं। ये डेफिनेशन थी। जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, तो कार्बन फैमिली जितनी है उनको एज अ मेटलॉइड कंसीडर किया जाता है। ठीक है, कार्बन की एक और प्रॉपर्टी है जिसको कैटेनेशन बोलते हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगी आपके। सो यहाँ पे वैलेंस बैंड है, ठीक है, जो कि हाफ फील्ड है। ये क्या होता है? ये पार्शियली फील्ड होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे तो मेटल होता है। ये क्या होगा? ये कंप्लीटली फील्ड होगा, यानी कि इसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे। ठीक है, और ये क्या होगा? ये हाफ फील्ड होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। ये तो बेसिक कंडीशन है। अच्छा, और कंडक्शन बैंड इसके पास ही होगा, सच दैट कि इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये एनर्जी गैप 0.1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य हो सकता है। मैं रफली बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन की वैल्यू 0.7 और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो सकती है, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स वो डिवाइसेज या वो क्रिस्टल होते हैं जिनमें एनर्जी गैप होता तो है बट वो बहुत कम होता है, सच दैट कि अगर आप इसको हल्का सा हीटअप करेंगे तो इसको थोड़ा सा एनर्जी गैप क्रॉस करके जाना पड़ेगा और ये कंडक्शन में पहुंच जाएगा। कंडक्शन बैंड पहुंचेगा तो खास बात है। खास बात यह है कि कंडक्शन बैंड में तो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, तो यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट हो गई इसको हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की कॉम्बिनेशन से होता है। ध्यान रहे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन दोनों का होता है। यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या यूं कह सकते हैं एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन उसको पास नहीं कर पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्लास्टिक या जो सेमीकंडक्टर जो नॉन मेटल्स हैं ये कनेक्ट करते नहीं है, बिल्कुल करते हैं, स्पेशल कंडीशन में करते भी हैं। यानी कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आपको इस एनर्जी गैप को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि सेमीकंडक्टर्स ऐसी डिवाइस होती हैं जिनके एटम्स या जिनके क्रिस्टल के जो बेसिस होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो एक्साइट होकर के कंडक्शन में चले जाएंगे, लीविंग द होल। ठीक है, और जो करंट का जो कंडक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की कॉम्बिनेशन से होता है। ठीक है, इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज करके हमने पहले पीएन जंक्शन डायोड बनाया, फिर ट्रांजिस्टर बनाया, फिर और अलग अलग तरह के डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो कि मोबाइल फोन में, कंप्यूटर में यूज होती है, उनके बारे में डील की। ठीक, ये तो इलेक्ट्रिसिटी का काम है, यानी कि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, आपके दिमाग से लेकर के हाथ के कहीं पर भी जा सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो कि वो आती है मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट कैसे काम करती है? वो है मैग्नेटिक्स का पार्ट। ठीक है, तो मैग्नेटिक के बारे में हम बात कल करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए V3 बाय द साइंस ब्रिगेड। तब तक के लिए धन्यवाद।